नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र खन्ना स्वागत करता हूं आप सभी का अपोगे एजुटेटर में। यहां पे पटवारी मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है और उसी कड़ी में मैं आज आपके लेके आया हूं पटवारी मॉडल टेस्ट पेपर 3। दोस्तों फिर से कह रहा हूं, 50 मॉक टेस्ट यानी कि 150 से गुणा करूं तो ये आते हैं 7500 क्वेश्चन। इन 7500 क्वेश्चन को कर लो, आपका शॉर्ट सिलेक्शन है। आप सभी से नम्र निवेदन इतना सा ही है कि भैया इस वीडियोस को आप ध्यान से पूरा देखें। साथ के साथ आपसे नम्र निवेदन ये भी है कि आप अधिकतम संख्या में हमारे वीडियोस को भी शेयर करें। देखो, आप जब सपोर्ट करोगे तो मुझे भी आपका सपोर्ट करने में मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को समझना, देखना और अपने जो तैयारी आपने कर रखी है उसको सुदृढ़ बनाने के लिए हम आपके साथ हैं। चलिए बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं हमारा टेस्ट सीरीज। पूरा वीडियो ध्यान से देखना। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी इस वीडियो में होगा जो मैं आपको बताऊंगा, जो कि आपको आने वाले समय में प्रतिदिन 100 रुपये से 150 रुपये कमाने का मौका भी देगा अपोगे एजुटेटर के साथ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम आज के टेस्ट पेपर की। जो टेस्ट पेपर है पार्ट 3 हम बात कर रहे हैं, तीसरा टेस्ट हमारा चल रहा है। तो चलिए एक एक करके पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ है? आपके ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश। यस, बिल्कुल सही जवाब। इसका सही जवाब है डी, मध्य प्रदेश के साथ हमारी सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा है, जो कि लगभग 1600 किलोमीटर है। कितनी है भैया? 1600 किलोमीटर है। तथा सबसे छोटी जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो है पंजाब के साथ, जो है 89 किलोमीटर की है। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी आपको याद होनी चाहिए, जो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, सबसे छोटी है पंजाब के साथ, सबसे बड़ी है मध्य प्रदेश के साथ। कुल 5 राज्यों के साथ हमें सीमा लगती है। ठीक है, कौन कौन से 5 राज्य हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब और हरियाणा के साथ राज्य की सीमाएं लगती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। प्रश्नगत में चोटी दे रखी है आपको। ठीक है, रघुनाथ, आपको बताना है कि निम्न अरावली की निम्न जो चोटियां हैं आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, आरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है, यानी छोटे से बड़ा। तो सबसे बड़ा जो देख रहे हैं अपन, जरगा पर्वत है, ये तो कंफर्म है। ठीक है, तो इसमें होना चाहिए रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़। अच्छा ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ और जरगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ठीक है, रघुनाथगढ़ की जो ऊंचाई है वो है लगभग 1055 मीटर, कुंभलगढ़ की है 1224, अचलगढ़ की है 1380 और जो जरगा की है वो है आपके 1431। ये अरावली की चोटियों की बात है। तीसरा क्वेश्चन है, मालपुरा करौली मैदान भाग है माही बेसिन का, बनास बेसिन का, चंबल बेसिन का और बाणगंगा बेसिन का। ठीक है, तो दोस्तों ये मालपुरा करौली जो मैदान है वो किसका मैदान है? ये बाय डिफ़ॉल्ट है बनास बेसिन का। बनास का जो बहाव क्षेत्र है उसका ये मैदान है। वैसे बता दूं, राजस्थान को अगर पूर्वी भाग को देखा जाए, ठीक है, तो यहाँ पर जो अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो दक्षिण में देखो क्या है कि पूर्वी मैदानी क्षेत्र में लगभग 23.30% भूभाग आता है। लगभग राज्य का लगभग 23.30% भाग आता है और इसमें यह भाग समतल भी है और जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। ठीक है, जलोढ़ मतलब जल को ओढ़ने वाली जो नदियों के साथ आई है वो मिट्टी। ठीक है, अगर इसके दक्षिणी मैदान की बात की जाए तो यह है मेवाड़ का मैदान। ठीक है, और यहाँ पर है आपके मालपुरा करौली मैदान और यहाँ चंबल का मैदान। ठीक है, हाड़ौती की तरफ जो है वो चंबल का मैदान है, यहाँ पे मालपुरा करौली है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो एरिया है मालपुरा करौली वाला, ये है मनास बेसिन। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान फलौदी किस जिले में है?
राजस्थान का सब सूक्ष्म संस्थान फलौदी के जिले में है। आपके ऑप्शन है बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर। तो ये जो आंसर है इसका वो है जोधपुर। अगला क्वेश्चन है कथन और कारण है यहाँ पे। राजस्थान में पाई जाने वाली सिरोजम मिट्टी उर्वरा शक्ति की अपेक्षा कम होती है। कारण उसका सिरोजम मिट्टी में नाइट्रोजन कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। अब इसके ऑप्शन है ए सही है परंतु आर गलत है। मतलब जो कथन है उसका जो रीजन है वो गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। और ऑप्शन डी है ए और आर दोनों सही पर आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो इसका दोस्तों ऑप्शन बात करें तो इसका ऑप्शन है सही सी। देखो राजस्थान में जो पानी में सिरोजम मिट्टी है उसमें बाय डिफॉल्ट नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है, जिसके कारण यहाँ पर इसकी उर्वरा शक्ति क्या होती है, कम होती है। ठीक है, चलिए तो ये सही है ऑप्शन नंबर सी। आर जो कारण है वो ए का सही है। अब आपको बताना है, सुमेलित करना है नदियों के और सहायक नदी देंगे। ठीक है, नदियों की सहायक नदियां यहाँ आपको पहचाननी है। लूनी, माही, साबरमती और काली सिंध। लूनी, माही, साबरमती और काली सिंध की आपको सहायक नदियां देखनी है। तो देखिए अगर मैं बात कर रहा हूँ लूनी की जो सहायक नदी है वो है जवाई, ये बात कंफर्म है और यहाँ पे ही इसकी जवाई बांध है। ठीक है, माही की जो बाय डिफ़ॉल्ट सहायक नदी है वो है सोम। ठीक है, साबरमती की जो सहायक नदी है वो वाकल है और काली सिंध की है परवन। तो आपको दो भी पता तो कई बार आप बिल्कुल सही जगह पे पहुंच पाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर है कि भाई कुछ ऐसा, हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए इसमें फिट हो रहा है, कोई दिक्कत है ही नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, सुमेलित करना है कौन सी से कौन सा कोट लिंक कर रहा है। यहाँ पे सिंचाई परियोजना है और आपके जिले इसमें दिए गए हैं, गागरीन, पीपलदा, गरदड़ा और तकली, और जिले हैं कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा। ठीक है, तो देखिए जो गागरीन है वो झालावाड़ की है सिंचाई परियोजना। और अगर बात करें, ठीक है, अगर बात करें पीपलदा वो है, अरे ये दोनों इसकी हैं, झालावाड़ और बारा की ये मिक्स हैं दोनों। ठीक है, गरदड़ा जो है वो है आपके कोटा की और तकली है बूंदी की। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ऑप्शन है इसमें बिल्कुल है ऑप्शन नंबर ए। ये 4 कर देते हैं, दोनों में ही कॉमन है ये तो, है ना। सेवण घास का विस्तृत रूप में होती है कहाँ पे? देखो सेवण घास जो है वो बेसिकली आपके बहुत ही कम पानी में उगने वाली एक घास है। ठीक है, और दूसरी चीज़ बड़ी ये पौष्टिक है। इसमें क्या है कि जो सेवण घास है वो बहुत पौष्टिक घासों में से एक होती है और राजस्थान के उत्तर पश्चिम भाग में 60 मीटर चौड़ी पट्टी फैली हुई है और ये मुख्य रूप से कहाँ मिलती है? जैसलमेर में मिलती है। ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है? भीलवाड़ा का शुभंकर मोर, चूरू का कृष्णमृग, सवाई माधोपुर का शेर और जैसलमेर का गोडवान। ठीक है, तो देखो भीलवाड़ा का मोर सही है, चूरू का भी ये सही है, जैसलमेर गोडवान सही है, सवाई माधोपुर का शेर नहीं बाघ है दोस्तों, शुभंकर। तो ये इसमें गलत है, ध्यान रखिएगा। राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहते हैं? ऑप्शन है उद्योगों को, कृषि को, व्यापार को, कोई नहीं। देखो मानसून का जुआ मुख्य रूप से बाय डिफॉल्ट कृषि है, क्योंकि यहाँ पे जो भी कृषि होती है, क्योंकि आपको पता है कि सिर्फ अगर मैं बात करूँ इंदिरा गांधी परियोजना, वहाँ पे जो कृषि का एरिया वो फिर भी साल भर चलने वाला है, पर पूरे भारत में जो कृषि है वो पूर्ण रूप से जो डिपेंडेंट है वो बाय डिफ़ॉल्ट इसके ऊपर है, कृषि मानसून पर है। देखो यहाँ पे 2 तरह के मानसून आते हैं, एक तो हमें मिलता है उत्तर पूर्वी मानसून, दक्षिण पूर्वी मानसून हमें आता है, और एक दक्षिण पश्चिमी मानसून से हमें यूजुअली यहाँ पे फ़ायदा मिलता है। खैर
आगे चलते हैं, सुमिलित करें। सूची है ऊंट, भेड़, बकरी, गाय। देखो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी प्रजाति के लिए क्या इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं ऊंट का नस्ल बात करें तो ऊंट बीकानेर के हैं, बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। अगर भेड़ की बात की जाए तो भेड़ में बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है, मगरा है। बकरी के लिए राठी है। बकरी के लिए जखरान है और गाय के लिए राठी है। तो एक मिनट, यानी ए का 3 और गाय का राठी तो कंफर्म हो गया। नहीं, ए का 2 और बी का डी का 1। तो एक मिनट, हमारे ऑप्शन देखते हैं, मुझे 2 अच्छी तरह क्लियर थे। तो हाँ देखो, एक में आ रहा है 2 और 1, तो यही मेरा ऑप्शन ए सही है। कई बार क्या होता है, हमें 2 या 3 भी पता होता है ना, तो हम बहुत जगह सही जगह पहुंच जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट है। राजस्थान में किसके उत्पादन में एकाधिकार है? ओलेनसाइट, अब्रक, मैग्नीज, फेल्सपॉर। तो देखो राजस्थान का अगर खनिजों की बात की जाए तो वोलेंस्टिनाइट जो है वहाँ पर 100% प्रोडक्शन राजस्थान द्वारा किया जाता है पूरे भारत का। तो ये यहाँ पर एकाधिकार है किसका? राजस्थान का, इस खनिज में, वोलेंसाइट में। आनंद सागर झील कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़ एवं प्रतापगढ़। तो अगर मैं आनंद सागर झील की बात करूं तो वो कहाँ पर स्थित है भैया? बांसवाड़ा में स्थित है। भारत का पहला हरित रेल गलियारा किस राज्य में? हरित रेल गलियारा आपके ऑप्शन है कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु और हिमाचल। तो दोस्तों भारत का पहला हरित रेल गलियारा कहां पर है? तमिलनाडु में है। किस देश के शिक्षक को हरि गुरु कहा जाता है? हरि गुरु कहा जाता है, किस देश में शिक्षक को हरि गुरु कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं भारत, नेपाल, मलेशिया और थाईलैंड। तो दोस्तों बता दो, मलेशिया में शिक्षकों को हरि गुरु कहा जाता है। कालीबंगा के नाम से किस सभ्यता को जानता है? बालथाल, बैराट, आहड़, सौंथी। ठीक है, देखो जो सौंथी सभ्यता है कालीबंगा के नाम से भी जाना जाता है और उसका उत्खनन जो हुआ था अमलानंद घोष ने 1953 में किया था। ठीक है, तो कालीबंगा का संबंध किससे है? सौंथी सभ्यता से। अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भगवत संप्रदाय की प्रभाव की पुष्टि करता है, गोशुंडी, बुचकला, हिलियोडोरस का बेंस नगर अभिलेख और घटियाल अभिलेख। तो देखो गोशुंडी अभिलेख जो कि चित्तौड़गढ़ में है वह 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व के इस अभिलेख में जो प्रयुक्त भाषा है वो संस्कृत और ब्राह्मी है। इस लेख का महत्व 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भागवत दम का प्रचार, संकर्षण, वासुदेव की मान्यता और अश्वमेध यज्ञ का प्रचलन आदि से है। तो घोषुंडी से ही भागवत संप्रदाय के प्रभाव का पता चलता है कि उस समय ये भागवत संप्रदाय बहुत ही पावरफुल था। नेक्स्ट है उदय सिंह के स्थान पर चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्नेधाय किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हो सका? तो आपके ऑप्शंस हैं इसमें देलवाड़ा, डूंगरपुर, कुंभलगढ़ और देवलिया। तो दोस्तों अगर पन्नाधाय के प्रकरण की बात की जाए, पन्नाधाय ने अपने कुछ सरदारों के सदस्य से उदय सिंह को बचाया और वह उसे चित्तौड़ से निकाल के कहाँ ले गई? कुंभलगढ़ ले गई, जहाँ के किलेदार आशा देवपुरा ने उन्हें अपने पास रखा था। तो ये इसका आंसर क्या होगा? कुंभलगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में बढार क्या है? ऑप्शंस हैं पहला सामूहिक प्रतिभोज, रात का भोजन, सुबह का भोजन और त्रयोदशी। तो दोस्तों बढार यहाँ पर है विवाह के उपलक्ष्य में दूसरे दिन
सामूहिक प्रतिभोज होता है जिसमें वर पक्ष अपने सगे संबंधियों को भोजन करवाता है, इसे ही बढार कहते हैं। तो इसका आंसर होगा सामूहिक प्रतिभोज। क्या होगा इसका आंसर? सामूहिक प्रतिभोज। देखो जैसे अभी वर्तमान में रिसेप्शन जो हम बोलते हैं, ये बिल्कुल वैसा ही है। जिस तरह रिसेप्शन के अंदर आप बाय डिफ़ॉल्ट वर पक्ष अगले दिन जो भोजन करवाता है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, ये बिल्कुल वही है। इसका पुराना नाम बढार था। चलिए नेक्स्ट है, हम बिल्कुल ही बाहर आ गए। खैर बात में वापस आ देते हैं। नेक्स्ट है रावशाही सिक्कों का संबंध किस राज्य से है? ठीक है, अब ऑप्शन है करौली, भरतपुर, अलवर, धौलपुर। आपके ऑप्शन है करौली, भरतपुर, अलवर और धौलपुर। ठीक है, अब इसका सही जवाब है अलवर। दोस्तों मैं बता दूं, अलवर रियासत के प्रमुख सिक्के थे अखीशाही, रावशाही, तांबे के रावशाही टका और अंग्रेजी पाव आने का सिक्का। तो यहाँ का जो सही जवाब है रावशाही सिक्के किससे लिंक है? आपके अलवर से संबंधित हैं। अतकार किन का दरवाजा राजस्थान की में निम्न में से किस जिले से संबंधित है? ठीक है, अब अतारकीन दरवाजा राजस्थान के ऑप्शन है इसमें चित्तौड़गढ़, नागौर, जालौर एवं अजमेर। तो 21वें का आंसर है बी, इसे अतारकिन का दरवाजा कहा जाता है। इस दरवाजा का निर्माण किया था सुल्तान इल्तुतमिश ने और जीर्णोद्धार किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। चलिए, कालक्रम की दृष्टि से सबसे सटीक कौन सा है? ठीक है, जयत्र सिंह, राम सिंह, तेज सिंह, समर सिंह, तेज सिंह, जयत्र सिंह, जयत्र सिंह, तेज सिंह एवं समर सिंह, या फिर तेज सिंह, समर सिंह, जयत्र सिंह। तो देखो कालखंड की दृष्टि से इसका जवाब होगा सी। सबसे पहले थे जयत्र सिंह जो कि 1213 से 1250 थे, फिर थे तेज सिंह 50 से 73, फिर है समर सिंह। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर है सी। स्वतंत्रता सेनानी का कार्य और उनके कार्य क्षेत्र का संबंध अर्जुन लाल सेठी उदयपुर, जयनारायण व्यास जोधपुर, केसर सिंह बारहट मेवाड़, गोविंद गिरी वागड़। जो गलत है आपको बताना है। दोस्तों अर्जुन लाल सेठी उदयपुर इसमें गलत है। अर्जुन लाल सेठी का संबंध था अजमेर से। ठीक है, बाकी तीनों सही हैं। नेजा सुमित करना है, नेजा, इंडोनी, तेहरातारी, वालर। ठीक है, और सूची 2 है भील, कालबेलिया, गर्सिया, कामड़। तो आपको बताना है कि कौन सा किससे लिंक करता है। तो दोस्तों नेजा का जो संबंध है वो भील से है। हाँ बिल्कुल, नेजा का संबंध भील से है। फिर इंडोनी यानी कालबेलिया, तेहराताली जो है वो कामड़ प्रजाति का है, वाला गर्सिया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? नेजा, भील, इंडोनी, कालबेलिया, तेहराताली, कामड़ और ग्यारसिया। तो ऑप्शन देखते हैं, ए का 1, बी का 2, तेहराताली का कामड़ और ग्यारसिया है क्या? ऑप्शन में देखते हैं, बिल्कुल है 1 2 4 3 बिल्कुल है साहब। ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। सुमित कीजिए। लोक देवता है तल्लीनाथ जी, तेजा जी, देवनारायण जी, पाबू जी। ठीक है, आपको लिंक करना है उनके मुख्य तीर्थ स्थल से। मुख्य तीर्थ स्थल से आपको उसको लिंक करना है। एक मिनट, तेजा जी की बात की जाए तो तेजा जी का परबत्सा नागौर कन्फर्म है, तो कन्फर्म है। ए बी का 2 तो कन्फर्म है। ठीक है, क्योंकि तो पता है कि आपको ये बहुत कॉमन है। अगर मैं देवनारायण जी की बात करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट देवनारायण जी का संबंध है कोलू गांव से। बिल्कुल, अच्छा, यानी बी का 2 और
सॉरी देवनानी का आसीन भीलवाड़ा से है, सॉरी पाबू जी का है कालू गांव से, और तो तल्ली नाथ जी का फिर एक से। तो देखते हैं ए का 1, बी का 2, सी का 4 और डी का 3 है क्या? बिल्कुल है। ओहो, ऑप्शन नंबर ए की है, तो यही हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट है, शरीर है उनके रिलेटेड आभूषण है, सिर, गला, कमर, पैर। ठीक है, तो ऑप्शन है सिर के लिए, गले के लिए, कमर के लिए कणकती, रिमझोला, हंसली, मेमत। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इसके जवाब की, ठीक है, तो अगर मैं देखता हूं सिर के लिए हंसली, गले के लिए कणकत, देखो कण इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बाय डिफ़ॉल्ट। सिर के लिए तो मेमद, गले के लिए आपके आती है बाय डिफ़ॉल्ट हंसली। हाँ देखो एक मिनट, गले के लिए तो हंसली है, ठीक है, सिर के लिए डाउट है, गले के लिए हंसली है, ठीक है, और कमर के लिए होती है कमर के लिए कणकती होती है, तो कंफर्म है, ठीक है। पैर के लिए रिमझोल, यस ये हो रहा है, तो सिर के लिए मेमदी होगी। तो देखते कौन सा ऑप्शन सही है। ए को 4, बी को 3, सी को 2 और डी को 1। हाँ, तो ये देखते हैं कि ऑप्शन में बिल्कुल है, ये ऑप्शन नंबर ए ही है। नेक्स्ट है, 10वीं शताब्दी का प्रसिद्ध अंबिका मंदिर है आहड़ में, औसिया में, जगत में या नागदा में। देखो अगर मैं बात करूं, ये बाय डिफ़ॉल्ट है जगत में, ठीक है। उदयपुर से लगभग 55 किलोमीटर दूर खुजराहों के समकक्ष में आता है, अंबिका देवी का मंदिर है जो नागर शैली में बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका होगा, ठीक है। 1973 में भारत सरकार द्वारा राजधानी शहर की किस चित्र पर स्मरणीय डाक टिकट जारी किया गया? ऑप्शन है बनी ठनी, पिछवाई, 12 मास और राग रागिनी। यस, तो बनी ठनी के ऊपर भारत सरकार ने 5 मई 1973 को 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया था। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, साहित्यिक रचना है बादली, राधा, मेघमाल, बाथा का भूगोल, चंद्रप्रकाश जगत, सत्यप्रकाश जोशी, सुमेर सिंह शेखावत और हरीश बदानी। तो इसका आंसर होगा 29वें के क्वेश्चन का, ये किस तरह कहाँ पे लिंक हो रहा है। हाँ देखो कौन सा गलत है, तो चंद्र सिंह जी की इसमें हो रहा है, चंद्र सिंह बादली जो है, देखो सत्यप्रकाश जोशी, राधा सिंह, मेघमाल ठीक है, सुमेर सिंह शेखावत की, बाथा का भूगोल ठीक है, हरीश बदानी जी की, चंद्र प्रकाश देवल की गलत है। आधुनिक राजस्थान के प्रथम काव्य कृति और स्वतंत्र प्रकृति का चित्रण प्रथम कृति है चंद्र सिंह विकराली की, तो ये बादली नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, गलत है मतलब, पर ऑप्शन के हिसाब से ए इसका आंसर होगा। खैर, सूची है और स्थान है, नतमल की हवेली, बागौर हवेली, लालचंद डड्डा की हवेली, सालिम सिंह की हवेली। ऑप्शन है उदयपुर, जैसलमेर, जैसलमेर, फलौदी, ठीक है। तो अगर बात की जाए तो इसमें होगा इसमें जो फिट हो रहा है, नतमल की हवेली बाय डिफ़ॉल्ट है आपके जैसलमेर में, ठीक है, नतमल की हवेली जैसलमेर में। फिर आपके बागौर की जो हवेली है जैसलमेर में, बागौर की जो हवेली है वो है
अगर हम देखें फालूदी में, लालचंद डड्डा की हवेली ये है आपके उदयपुर में, और सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर में। ओके, तो हो गया ये ए का 4, ए का 2 या फिर 3, ठीक है। फिर बागौर की है फालूदी, मतलब कि ये हो गया आपके बाय डिफ़ॉल्ट फालूदी। तो 2, 4 या 3, 4 होना चाहिए ऑप्शन में। देखते हैं 2, 4 और 3, 4 का पैटर्न है क्या। हाँ, मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। जो हमने माना था बिल्कुल वो सही जाना है। राष्ट्र में जब आखिरी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो राज्यपाल कौन थे, तो बता दूँ। राजस्थान में 15/12/1992 से 4/12/1990 तक राष्ट्रपति शासन में लगाया गया था, और डॉक्टर एन चन्ना रेड्डी इस समय राजस्थान के राज्यपाल थे, ठीक है। राज्य में प्रथम महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे प्रथम बार मुख्यमंत्री कब बनी थी, तो प्रथम बार ये मुख्यमंत्री बनी थी 3 से 8 के बीच में, 3 से 8 के बीच में, 32 का सी। दूसरी बार कब बनी थी ये, 5 साल बाद, यानी कि 13 से 18 के बीच में। 8/12/2008, 3 से लेके 12/12/2008 तक रहा। प्रथम महिला मुख्यमंत्री को गौरव इनको प्राप्त हुआ। जिला आयोजन समिति में निर्वाचित और पदेन सदस्य कितने होते हैं, तो इसका सही जवाब है 20 और 5। ऑप्शन है 20, 10, 20, 2, 20, 5। तो 20 तो निर्वाचित होते हैं, 5 पदेन सदस्य होते हैं। फिर कह रहा है किस राज्य विधानसभा चुनाव में राजस्थान की विधानसभा सदस्यों की संख्या 184 से बढ़ाकर 200 की गई, तो छठी विधानसभा में 184 से बढ़ाकर 200 की गई थी। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में क्या सत्य नहीं है। पहला, आयोग ने मई 2000 से पूर्णतः कार्य करना प्रारंभ किया। दूसरा, आयोग एक पूर्णकालिक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं, कि दोनों सही हैं। आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश या पूर्व न्यायाधीश हो सकता है, ये गलत है। जुलाई 2000 से MS गोदारा, ठीक है, क्योंकि जरूरी है कि न्यायाधीश और पूर्व मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश हो, कोई भी सिर्फ न्यायाधीश भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके जो है ये भी सही है, दूसरा भी सही है, पहले भी सही। गलत कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो अगर बात की जाए 1, 3 और 4 इसके सही जो है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी पहला सही है। 1 पूर्णकालिक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं, नहीं, गलत है। 1 सी इसका आंसर होगा, 1, 3 और 4 ये इसके अंदर सही है। जयपुर में भारतीय सम्मान के किस कमान का मुख्यालय है। ऑप्शन है पश्चिमी कमान, उत्तर पश्चिमी कमान, सेंट्रल कमान और दक्षिण पश्चिमी कमान। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट दक्षिणी पश्चिमी कमान का मुख्यालय है। जैसे पश्चिम कमान की बात की तो वो मुख्यालय चंडी मंदिर है, उत्तरी कमान का उधमपुर है, मध्य कमान का लखनऊ है, पूर्वी कमान का कोलकाता है, दक्षिणी कमान का जो है वो पुणे है, दक्षिण पश्चिमी कमान का जयपुर है और ट्रेनिंग कमान का शिमला है। तो यहाँ पे जयपुर में दक्षिण पश्चिमी कमान का मुख्यालय है। राजस्थान का कौन सा विधानसभा क्षेत्र 1 से अधिक जिलों में फैला हुआ है। आपके ऑप्शन है छबड़ा, नाथद्वारा, जहाजपुर या सिवान। तो दोस्तों नाथद्वारा है वो 1 से अधिक जिलों में फैला हुआ है। निवारक नज़रबंदी के अंतर्गत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने दिनों तक
बंदी रखा जा सकता है। देखो, अगर मालूम कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22D के अंतर्गत निवारक नजरबंदी के प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार किसी व्यक्ति पर बिना मुकदमा चलाए बिना 3 महीने तक बंदी बनाया जा सकता है। यदि उस व्यक्ति को उससे अधिक तक नजरबंद रखना हो तो उसके लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से उसकी अध्यक्षता में अनुशंसा की आवश्यकता होगी। तो मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, 3 माह। तो अभी आपको बताया कश्मीर में इसी कानून के आधार पर सभी जो नेता हैं, हिजबुल के जो नेता हैं, उनको बनाया गया था इसी कानून के तहत नजरबंद। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी भारत का मुख्य न्यायाधीश और डी महान्यायवादी। तो भारत के संविधान का अध्यक्ष जो है, संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? वो है राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 53A के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी। इसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अधीनस्थ पदाधिकारी द्वारा करेगा। अनुच्छेद 53B के अनुसार राष्ट्रपति संघ के सर्वस्व सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। चौथा है, लोकसभा की कार्यवाही आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति कोरम क्या है? कितने लोगों का होना आवश्यक है? 1/6 भाग, 1/8वां भाग, 1/10वां भाग, 1/5वां भाग। तो अनुच्छेद 100C के तहत संसद के प्रत्येक सदन की कार्यवाही आयोजित करने के लिए गणपूर्ति उस सदन में कुल सदस्यों का 1/10 भाग होनी चाहिए। ठीक है, जो कि राज्यसभा का 25 है और लोकसभा का 55 है। पाचक रस में कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल, गंधक अम्ल, लैक्टिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो आपके जो पाचक रस होते हैं हमारी बॉडी में, उनमें पाचन के लिए होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl होता है हमारे बॉडी के अंदर, H2SO4। ठीक है, इनफैक्ट ये HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। ठीक है, गंधक अम्ल का होता है H2SO4 मोटर गाड़ियों में। साइट्रिक आपके जो भी खट्टे फल हैं वहाँ पे होता है, प्राकृतिक स्रोत जैसे नींबू, नारंगी, जो भी खट्टे हैं। और लैक्टिक अम्ल भी एक तरह का आपका प्राकृतिक स्रोत है। और लैक्टिक अम्ल कहाँ मिलता है? मेनली हमको दही में मिलता है। ठीक है, तो ये है पाचक रस में कौन सा होता है? HCl। मतलब आपकी बॉडी में जो आपके पचाने का कर रहा है वो HCl है। निम्नलिखित में कौन सा मिश्र धातु नहीं है? पीतल, पारा, कांसा, जर्मन, सिल्वर। देखो, पीतल एक मिश्र धातु है, कांसा एक मिश्र धातु है, जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है, बट जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु नहीं है, सॉरी। पारा एक मिश्र धातु नहीं है, तो खुद ही अपने आप में Hg तो एक तत्व है। तो यानी मिश्र धातु तीनों तो मिश्र धातु है, पारा, कांसा और जर्मन सिल्वर। पारा नहीं है, जर्मन सिल्वर। लौह तत्व की कमी से कौन सा होता है? डायरिया नहीं, मायोपिया नहीं, अस्थमा नहीं। लौह तत्व की कमी से होता है अनीमिया, यानी खून की परेशानी होती है साहब, हीमोग्लोबिन बनने का कारण है। भोजन को की ऊर्जा को किस में मापा जाता है? जो भी आप भोजन करते हैं, सेंटीग्रेड में, कैलोरी में, केल्विन में, फ़ारेनहाइट में। तो देखो, भोजन से जो भी हम एनर्जी लेते हैं उनको हम नापते हैं कैलोरी के अंदर। ठीक है, हमने कितनी कैलोरी। ECG किस अंग के रोग की जांच के लिए काम होता है? मस्तिष्क, हृदय, फेफड़ा और गुर्दा। तो दोस्तों, ECG जो की जाती है वो हृदय गति को नापने के लिए जाती है, क्योंकि ये चेक करता है कि कितने समय के लिए कोई भी चीज़ किस तरह काम कर रही है। ठीक है, तो ECG यूज टू फॉर दी हृदय के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, सूर्य की रोशनी में का मिश्रण कितना है? तो ऑब्वियसली सूर्य की रोशनी कितने रंग है? 7। ठीक है, विबग्योर नाम से होता है, या बेनिया है पीनाला, आपको याद होना चाहिए। निम्न कौन सा मिसाइल का नाम नहीं है? पृथ्वी, आर्यभट्ट, त्रिशूल, नाग। देखो, पृथ्वी मिसाइल है। ठीक है, ये भी एक जो मिसाइल है वो इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है। त्रिशूल भी मिसाइल है, नाग भी मिसाइल है, आर्यभट्ट कोई मिसाइल नहीं है। ठीक है, इसमें एक पूरा वीडियो बनाऊंगा कौन कौन सी मिसाइलें भारत के पास है और कौन सी मिसाइल क्या काम कर सकती है। ठीक है, तो
ये जो आर्यभट्ट है वो एक उपग्रह था जो कि 19 अप्रैल 1975 के समय छोड़ा गया था भारत द्वारा। निम्नलिखित में कौन सी ध्वनि प्रदूषण नामने की इकाई है? तो ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल, अल्ट्रासाउंड, हेडफोन, ईयरफोन। तो डेसिबल में ध्वनि प्रदूषण को नापा जाता है, मतलब आपकी सुनने की क्षमता जो होती है वो डेसिबल में आती है, ठीक है। ये जो ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है वो बेल है, क्योंकि सबसे बड़ा मात्रक है, और सबसे छोटा मात्रक है डेसिबल है, जो कि अपने आप में बेल का 1/10वां भाग होता है। खैर, आपको समझ में आता है कि आपको जो सुनने की क्षमता है वो 20,000 हर्ट्ज होती है अगर आप इंसानों की बात करें, और कुत्तों की बात की जाए, बिल्लियों की, तो वो 60,000 हर्ट्ज तक सुन सकती हैं, और ये हर्ट्ज जो बात कर रहा हूँ मैं डेसिबल में होता है, ठीक है। खैर, अफीम के पौधे का कौन सा हिस्सा औषधि महत्व का है? ठीक है, तो अफीम के पौधे की बात की जाए तो अफीम के पौधे में छाल, जड़, कच्चे फलों का दूध और बीज, ठीक है। कच्चे फलों का जो दूध होता है वो है उसके औषधीय में इस्तेमाल करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? रोगाणु का नाश, रक्ताल्पता को दूर करना, ऑक्सीजन का संवहन, रक्त को गाढ़ा करना। देखो, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? वह जो रक्त में ऑक्सीजन है ना, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान लेने का कार्य करता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन में टेट्रामर प्रोटीन पाया जाता है जो कि ऑक्सीजन का वाहक है। तो इसका आंसर क्या है? ऑक्सीजन का संवहन। नेक्स्ट है, हृदय और फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का उपयोग करता है? स्ट्रोबोस्कोप, स्टीरियोस्कोप, स्टेथोस्कोप और स्पेक्ट्रोस्कोप। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं हृदय और फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए, तो डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं स्टेथोस्कोप को, ठीक है। वैसे स्ट्रोबोस्कोप का कार्य है आवर्तिक गति में कोई चीज़ घूमती है, ऑक्सीलेटर में घूमती है, उन वस्तुओं की चाल ज्ञात करने का। स्टीरियोस्कोप जो 2D फिगर्स हैं उनके चित्र लेने का। और स्पेक्ट्रोस्कोप स्पेक्ट्रम के विश्लेषण का, जो स्पेक्ट्रम होता है, लाइट आती है, उसकी विश्लेषण का। नेक्स्ट है, बाइसिकल टायर के आविष्कार करने वाले जो आविष्कारक है वो कौन है? P.N. लिबर्टी, सर डैमलर, J.P. डनलप और इनमें से कोई नहीं। तो बता दूं, बाइक साइकिल का जो हमने किया था वो J.P. डनलप। तो आपको डनलप टायर आते हैं, डनलप टायर, तो यही है डनलप टायर, ठीक है। कब किया था इनका आविष्कार? 1888 में किया था, जबकि बाइसिकल का आविष्कार कब हुआ था? 1839 में हुआ था। के मैकमिलन ने साइकिल बनाई थी 1839 में। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव कौन था? नील आर्मस्ट्रांग, अनातोली बेरिजोवाय, यूरी गैगरिन और इनमें से कोई नहीं। तो नील आर्मस्ट्रांग जो है वो चंद्रमा पर उतरने वाले पहले मानव थे, और हाल ही में इनका अभी निधन भी हुआ है, तो इनसे संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ध्वनि का मात्रक है, अभी बात की हमने, एम्पियर, वॉट, किलोवाट, डेसिबल। ध्वनि का मात्रक कौन है? बाय डिफॉल्ट आपके डेसिबल। अभी थोड़ी देर पहले बताया था ध्वनि बोले, तो ध्वनि की जो बात की जाए, तो ध्वनि प्रदूषण की बात की जाए तो वहाँ पे भी डेसिबल है, ध्वनि का मात्रक भी क्या है? डेसिबल है। नेक्स्ट है, विद्युत मीटर गणक उपयोगिता ऊर्जा बताता है, यूनिट में, डिस्क में, एम्पियर में, वोल्ट में। यानी आपको जो विद्युत मीटर है वो किसमें आपको ऊर्जा को बताता है, कितनी यूनिट है, तो वो यूनिट में बताता है, ठीक है। एम्पियर तो करंट कितना है उसके बारे में है, डिस्क में नहीं, वोल्ट में नहीं। निरापाद DSLI का क्या मतलब है? DSLI का कोई पद नहीं। DSLI जो अपने आप जले, DSLI जलने पर जले, DSLI पर लगे मसाले को रगड़ने पर जले। तो इसका जवाब होगा
जो भी दिया सलाई है जब आप उसको रगड़ो, मसाले को रगड़ो तो उस पर जल जाए। तो आपकी जो दिया सलाई होती है आप इसको रगड़ते हो, एक सरफेस में करते हो, खुरदरे सरफेस में करते हो तो भी जलती है, अदरवाइज वो नहीं जलती है। प्राकृतिक गैस को द्रव में बदलने पर क्या करना होगा? तो वो सीधी सी बात है, अगर आपको गैस को द्रव में बदलना है और द्रव को फिर ठोस में बदलना है तो सीधी सीधी बात है, आपको सारे परमाणुओं को, क्योंकि आपको पता है जब गैस होती है ना उसमें उसके अणु और परमाणु बहुत दूर दूर होते हैं, दबाव दे देंगे तो पास आ जाएंगे थोड़े से, जब पास आ जाएंगे तो वो द्रव में बदल जाएंगे, और पास लगेगा तो ठोस मिल जाएंगे। तो ऑप्शन क्या है देखो सुनो, गर्म करना पड़ता है, दाब देना पड़ता है, रासायनिक क्रिया करनी होती है, इनको कुछ नहीं करना पड़ता। तो सीधी सी बात है, दाब बढ़ा दो तो ऐसा होगा। नेक्स्ट है, संतुलित भोजन में कैलोरी कितनी होती है? 2000, 3000, 1700, 2220। दोस्तों संतुलित भोजन की बात की जाए तो अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग इसकी डेफिनेशन दी है, पर लगभग ये 2500 से ज़्यादा मानी गई है। तो लगभग 3000, मतलब 25,000 और 3000 देखना है मुझे, ऑप्शन यही होगा। पेट्रोलियम में ऑलियम कहते हैं, पेट्रोलियम में ऑलियम कहते हैं किसे? पहला है चट्टान को, दूसरा है आपके तेल को, गंधक को, हाइड्रोजन को। तो पेट्रोलियम में ऑलियम जो होता है वर्ड वो है ऑयल से रिलेटेड है, पेट्रो प्लस ऑलियम, वो ऑयल से है अर्थात तेल को कहा जाता है। पायरिया मुख्यतः संबंधित है पित्ताशय से, नाक गले से, दांतों से या अमाशय से। तो पायरिया का जो संबंध है वो है दांतों से दोस्तों। किससे होता है? दांतों पे लगने वाला होता है, मसूर से खून निकलता है, ठीक है। इस रोग में परजीवी एंटी अमीबा मिजल्स होता है। भारत में पहला ट्री एम्बुलेंस उद्घाटन किस शहर में किया गया? जयपुर, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई। तो भारत का पहला जो ट्री एम्बुलेंस है उसका उद्घाटन चेन्नई में किया गया, ठीक है। कब किया था? 22 मई को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने ट्री एम्बुलेंस का उद्घाटन किया, ठीक है। किन दो राज्यों में प्रतिष्ठित कोल्हापुरी चप्पलों को भौगोलिक संकेत से का टैग मिला है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, हैदराबाद, महाराष्ट्र और महाराष्ट्र, तेलंगाना। तो दोस्तों महाराष्ट्र और तेलंगाना को जो जीआई टैग है कोल्हापुरी के लिए वो मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया? ऑप्शन है अक्षय कुमार, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन और अनुपम खेर। तो अभी हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है अमिताभ बच्चन साहब को। नेक्स्ट है, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को आरक्षण हेतु कौन से संविधान संशोधन से संबंधित है? 100वां, 101वां, 102वां, 103। नहीं, ये 103वां संविधान संशोधन है जिसके तहत आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों को आरक्षण देने की बात की गई है। नेक्स्ट है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन के तृतीय नियम, न्यूटन के प्रथम नियम, आर्किमिडीज सिद्धांत या न्यूटन का प्रथम नियम? तो अगर रॉकेट की बात करूं दोस्तों, वो न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार कार्य करता है। जितनी एनर्जी नीचे जाएगी उतनी एनर्जी के साथ हम ऊपर जाएंगे, सिंपल सा फंडा है। फिर है, कौन सा जिला ईसाबगोल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? झालावाड़, जालोर, पाली, बूंदी। 66। तो इसका आंसर है ईसाबगोल का किसके लिए पसंद है? जालोर ईसाबगोल के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था बी, वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन था भैया? वॉरेन हेस्टिंग्स। गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है? सीधी कार्रवाई, बहिष्कार, सविनय अवज्ञा और असहयोग। देखो, गांधी जी की यात्रा जो थी दांडी यात्रा, वो सविनय अवज्ञा का उदाहरण है। सीधी कार्रवाई की हम बात करते नहीं थे गांधी जी, ठीक है। वह बहिष्कार की बात की थी अंग्रेजों, असहयोग आंदोलन के तहत।
फिर ये असहयोग की बात भी नहीं हुई। दांडी यात्रा जो की थी सविनय अवज्ञा के लिए की गई थी। अब बात करेंगे मैथ्स के क्वेश्चनों की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए हमने बात की थी आपके लिए मुख्य रूप से पटवारी मॉक टेस्ट पेपर 3 चल रहा है। अब हम बात करें मैथ के क्वेश्चन, यहाँ से शुरू हो रहे हैं। राम और श्याम के भागों का अनुपात है 3:2। राम का भाग श्याम के भाग से 500 अधिक है, तो श्याम का भाग ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल, एक मिनट, राम और श्याम का अंतर अनुपात कितना 3:2। राम का भाग श्याम से कितना ज़्यादा है 500 रुपये, अनुपात के हिसाब से 500 है ना, तो इनका अगर देखें अंतर कितना है 1। ठीक है, हमें निकालना क्या है श्याम का भाग, तो बता 2, कितना ज़्यादा है 500, और अनुपात के हिसाब से कितना ज़्यादा है 1, तो 2 × 500 1000 रुपये खत्म। भाई जो ज्ञात करना है वो रेशो ऊपर, जो दिया गया उसको गुणा, और जो दिया गया उसके अनुसार अनुपात नीचे। ये मैंने फॉर्मूला बताया। रेशो का टॉपिक देखना, मैंने बहुत ही आसान तरीके से बताया सब कुछ। अगला है ए अनुपात बी आपको दे रखा है और आपसे बोल रहा है ए अनुपात बी है 4:5, बी अनुपात सी 6:7, तो ए अनुपात सी क्या होगा। बहुत सिंपल, ए बी सी लिख लिया आपने, 4 5 6 7, यहाँ पे 5 चिपका दो, यहाँ 6 चिपका दो, 24 30 35। हमें निकाला गया ए सी, तो 24 35 आंसर आ गया। देखते हैं आंसर आता है इनके, देखते ही, सोचना ही नहीं है। महेश अपने सामान पर क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य को 101% की छूट देता है। ठीक है, तो बताएं प्रतिशत हानि या लाभ क्या होगा। देखो ये जो है कॉमन से ना आना, ये 101 नहीं है, ये 10% है। ठीक है, ये 10% है। ठीक है, वैसे 101 से भी ज़्यादा, 30% अधिक बढ़ा दिया, छूट कितनी थी 10 की। ठीक है, और 30 ये प्लस है और ये माइनस, 30 × 10/100, काटापीटी हो गई 0 से 0 3, तो प्लस का तो 30, 10 और 3 माइनस के 13, तो बचा कितना 17, प्लस का 17% का लाभ हो रहा है। खत्म। यदि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, एक वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ और तो दूसरी को बेचने पर 20 की हानि होती है, तो संपूर्ण व्यापार में लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, ये मैंने बताया था यदि विक्रय मूल्य समान है, तो क्रय मूल्य समान है तो आप दोनों का प्रॉफिट लॉस निकालोगे और 0 प्रॉफिट 0 लॉस हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। पर यहाँ पे विक्रय मूल्य समान के केस में मैंने बताया था फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है, हमेशा हानि होती है, उसका फॉर्मूला है प्रतिशत स्क्वायर बटे 100, यानी 20 का स्क्वायर बटे 100, 20 का स्क्वायर बटे 100 यानी 400/100 यानी कि 4, तो कन्फर्म है 4% की हानि होगी पूरे की पूरे सौदे में या पूरे व्यापार में। एक वृत्ताकार मार्ग में बाहरी और आंतरिक व्यास 10 और 6 मीटर, 1 मिनट, ये वृत्ताकार है, बाहरी व्यास जो है मतलब डायमीटर जो है वो आपका 10 मीटर है और 6 मीटर है। ठीक है, अब एक मिनट कॉमन से लगाना, 6 है तो रेडियस कितनी हो गई 3, ये कितनी हो गई 5। ठीक है, अब मुझे पता है इसका फॉर्मूला क्या होता था, क्षेत्रफल मार्ग का πr² - r², अप्लाई कर दो 22/7। अच्छा पाई में आधा कोई दिक्कत ही नहीं है, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और ये 3 का स्क्वायर 9, 25 में से 9 गए तो कितने आ गए 16, 16 पाई है क्या आंसर में, बिल्कुल है साहब, यही आंसर हो गया 16 पाई। देखते ही आंसर आता है, देखते ही। एक वृत्त का व्यास है 14 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल व्यास अगर 14 है तो त्रिज्या कितनी है 7, तो πr² लगा दो, πr², देखो याद होना चाहिए, देखो 7 में हमेशा आंसर आपको 154 मिलना है। कर लो 22/7 × 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 7 कितने होते 154, आ गया आंसर। चुटकियों में एक वस्तु को 96 रुपये में बेचने पर प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वो लंबे तरीके से जाओगे तो माना कि क्रय मूल्य x और लाभ प्रतिशत भी x, तो विक्रय मूल्य क्या होगा भाई, विक्रय मूल्य का फॉर्मूला 100 + x/100 × x
बराबर 96। इसको सॉल्व करोगे तो ये ऐसे कुछ बन जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 100x बराबर 9600 एक्स स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे इक्वेशन को। मैं कहता हूँ ये बहुत लंबा चौड़ा मेथड इस्तेमाल नहीं करना। आप तो मान लो कि क्रय मूल्य 60 रुपये से आप करो, 60 रुपये का 60% कितना हुआ सर? 60 रुपये का 60% बाय डिफॉल्ट हो 36 रुपये। 60 और 36 96 आ रहा है, तो ये मेरा आंसर है। खत्म, दिमाग लगाना ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए। हरीश 10 रुपये में 12 की दर से पेंसिल खरीदता है और 12 रुपये 10 की दर से बेचता है, तो हरीश का लाभ बताएं। बहुत सिंपल, या तो रुपए सेम कर लो या फिर वस्तु सेम कर लो। वस्तु में फॉर्मूला लगाओगे तो बहुत सिंपल है, खरीद में बेच अपन बेच लगा देना। या अपन रुपए सेम कर लेते हैं। 10 रुपये में कितने हैं? 12, और 12 रुपये में कितने हैं? 10। ठीक है, इसको मैं 12 से गुणा कर देता हूँ, या फिर एलसीएम ले लो। 12 और 10 का 60 हो गया, तो इसको 6 से गुणा करना है, इसको 5 से करना है। तो 6 इंटू 72 और ये 5 इंटू 10 50, यानी 60 रुपये में ये 72 पेंसिल रहता है, पर 60 रुपये में 50 पेंसिल बेचा, तो लाभ ही हो रहा है। तो खरीद माइनस बेच अपन बेच, खरीद माइनस बेच अपन बेच लगा दो, आ गया आंसर। भाई प्रॉब्लम क्या है? आप चाहो तो वस्तु को भी सेम कर सकते हो। ठीक है भाई, 10 रुपये में, या फिर आप वस्तु करते हो तो रुपए वाला फॉर्मूला आ देना। तो ये कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं, आप कर लोगे। ठीक है ना। इसको अपन क्रॉस वाले मेथड से भी कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे भी आंसर आ सकता है। 21 पेनों का क्रय मूल्य 15 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत बताए। ये भी खरीद माइनस बेच अपन बेच से हो जाएगा। खैर कॉमन सेंस लगाओ। 21 पेनों का क्रय मूल्य, ये मैंने खूब सारे क्वेश्चन कराए, प्रतिशत के सारे टॉपिक देखना आप। 21 पेनों का सीपी बराबर है 15 पेनों के एसपी के। ठीक है, अब कहीं से भी शुरू कर लो। माना कि एक पेन का सीपी है 1 रुपये, 21 पेनों का सीपी 15 पेनों का सीपी होगा 15 रुपये, और 21 पेनों का सीपी होगा 21 रुपये। ठीक है, अब मैं बोला कि 21 पेनों का सीपी किसके बराबर है? 15 पेनों के एसपी के, यानी 15 पेनों का एसपी कितना होगा? 21 रुपये, यानी 15 रुपये में लाया अपन 21, तो 21 अपन 15 अपन 15 आ जाएगा आंसर। खरीद माइनस बेच अपन बेच, 21 माइनस 15 अपॉन 15 इंटू 100, तो 6/15, 6/15 के 2/5, यानी 40% प्रॉफिट हो गया, आ गया आंसर। ये सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, प्रतिशत वाले वीडियो देख लेना, बहुत ढंग से करवाया मैंने। किसी भी चुनाव में प्रत्याशी डालेगा कुल मतों का 35% दूसरे प्रत्याशी प्राप्त करके 15,000 मतों से हार गया, तो विजयी प्रत्याशी के कुल मत कितने प्राप्त किए? कुछ नहीं भाई, इसको 35 मिले तो उसको मिलेंगे 65, इनका अंतर कितना है? 30 से वो हार गया। वहीं से जो निकालना है ऊपर गुणा जो दिया गया है अपॉन जो दिया गया उसके अनुसार प्रतिशत नीचे 30, काटा पीटी कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, कितना हो गया? काटा पीटी करें तो 65/30 इंटू 15,000, 65/30 इंटू 15,000। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 और ये 500, 65 पंजे 32,500 हो गया। 20 परिणाम का औसत इतना है और 30 अन्य परिणाम का औसत है, तो कुल औसत कितना है? तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है। 20 का कितना है भाई? सोच ऐसे, 20 का कुल कितना हो गया? 600। 30 का भी कितना हो गया? कुल 600 अपॉन कुल कितनी चीज़ हो गई? 20 और 30 50, तो 1200 अपॉन 50, तो 120 में 5 का भाग दे दो, 24 आंसर हो गया, खत्म। 80 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? मैंने बताया था प्राकृत संख्या का योग क्या होता है? n+1/2, और औसत की बात की जाए तो n+1/2, तो 80 + 1/2 कर दो, आंसर आ जाएगा 41/2, तो ये 40.5 आंसर आ गया, खत्म। रटना ही नहीं है, औसत भी करवाया मैंने। दी गई संख्या में यदि प्रथम और द्वितीय अंक को तृतीय और चतुर्थ अंक से पांचवें और छठे को इत्यादि अंक से प्रदान होता, दाहिनी ओर से छठे अंक कौन सा होगा?
मतलब क्या कहना सुनना से, पहले दूसरे को किससे कर रहे हैं अपन प्रतिस्थापित, इन दोनों से, इन मतलब यहाँ पे पहले और द्वितीय को तृतीय और चतुर्थ, 7 9 4 5 8, ठीक है। और ऐसे 32 को कितने 76 से करेंगे, ठीक है। पांचवें और छठे को चतुर्थ के अंकों का, तो बता दाहिनी ओर से गिनने पर छठा अंक कौन सा होगा। तो बहुत सिंपल, इसी तरह आप अरेंज करो और उसके अकॉर्डिंग बायां और पाछटा देख लो, तो 100 का उसका आंसर हो गया आप। इनमें से कौन से शब्द को EN और EPI से जोड़ा सकता है, ठीक है। डेमिक, ईडो, डिर्मिस और इडोस, ठीक है। अब देखो, एंडेमिक और एपिडेमिक, एंडेमिक होता है स्थानिक, एपिडेमिक होता है महामारी और संक्रमण। अभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, अभी इंग्लिश का भी है, आपकी वोकैब स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, दिखने में तो रीजनिंग का है, तो इसका आंसर क्या होगा, डैमिक। इन से भी जुड़ सकता है और डायनमिक से भी। यदि बरसात का जल, बरसात को जल, जल को सड़क, सड़क को बादल, बादल को आकाश, आकाश को समुद्र, समुद्र को पगडंडी कहा जाए, तो वायुयान कहाँ चलेगा। तो वायुयान कहाँ चलता है भैया, वायुयान चलता है आकाश में, और आकाश को हम क्या बोल रहे हैं, आकाश को समुद्र, खत्म, समुद्र में चलेगा। निम्न में से विसंगत कौन है, मतलब ऑड में नाउन बताना है। माउस, मॉनिटर, टेलीफोन, CPU। तो माउस, मॉनिटर और CPU ये तीनों कंप्यूटर के भाग हैं, जबकि कंप्यूटर नहीं, टेलीफोन नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, C। अब गलत संख्या का चयन करना है, 41, 41, 42, 44, 48, 51, 56। एक मिनट, 41, 41, एक बढ़, 0 बढ़ा, फिर 2, 1 बढ़ गया, फिर 2 बढ़ गया, फिर 4 बढ़ गया, फिर 3 बढ़ गया, फिर 6 बढ़ गया, 5 बढ़ गया। तो हमें सोचना होगा 0 1 2 3, ये 4 बढ़ रहा है, ठीक है, फिर 3 बढ़ रहा है, फिर 5 बढ़ रहा है, तो एक सीरीज बननी चाहिए थी, ठीक है। अगर यहाँ पे 47 हो, ठीक है, तो 2 3 फिर 4 फिर 5, ये सीक्वेंस मिल जाएगा। तो सबसे गलत कौन सा है, 48 है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, इसकी जगह 47 आना चाहिए। अभी कह रहा है प्रोबिहेशन को किसी कूट भाषा में 68032124205 लिखते हैं, तो इनहेबिएशन को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। और देखो एक बार कॉमन से लगाना, प्रोबेशन को हमने लिखा है 680321। अच्छा, P किस पे आता है भैया, सर ये आता है अपने 16 पे, 16 पे आता है। तो एक मिनट, वर्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। एक मिनट, तो 16 पे इसको 6 लिखा है, R को 18 पे तो 8 लिखा है, O किस पे 15 पे तो 0 लिख दिया, H किस पे है 3 लिख दिया। तो नंबरिंग से कुछ हो नहीं रहा, ठीक है। अब इसको सोचते हैं कि भैया और क्या पॉसिबिलिटी है, भाई क्या पता ये इन्हीं से निकल के आ रहा हो, क्या P को बोल रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, ये P को अगर देखें, आप देखो ध्यान से, P को बोल रहा है 6, R को बोल रहा है 8, O को बोल रहा है 0, H को बोल रहा है ये 3, I को बोल रहा है ये 2। अब देखो I को इसने 2 बोला है, तो एक छोड़ के फिर 2 आ गया, तो ये बात कंफर्म है, I का मीनिंग यहाँ 2 है। देखो 2 2 2, 3 आई है, तो 3 जगह 2 इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ से मुझे क्लियर हो गया कि ये जो सारे के सारे शब्द हैं, इन्हीं से वापस से बन रहा है। अब I को क्या बोल रहा है 2, ठीक है। तो आप देखो I को अगर 2 बोल रहा है, तो पहले ऑप्शन जो चल रहा है, सब में 2 चल रहा है, 1 2, फिर बाय डिफॉल्ट चौथे नंबर पे 2 आना चाहिए। एक मिनट, चौथे नंबर पे 2 पहले वाले ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, ये हट गया। चौथे वाले इसमें भी चल रहा है, इसमें चल रहा है, इसमें भी चल रहा है, फिर छठे नंबर फिर 2 होना चाहिए, छठे नंबर इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, फिर आठवें छठे के बाद 8वें नंबर पे फिर 2 आना चाहिए, 8वें नंबर पे इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, तो ये तीनों ऑप्शन चल रहे हैं।
तो नहीं, सीधी सी बात है, यही चल रहा है इसमें। अभी देखो कि तीनों के अंदर आई 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 तो हमने देख लिया, तीनों ऑप्शन चल रहे हैं, ठीक है। अब इन एन एन को बोल रहा है ये 5, क्या तीनों में वहाँ चल रहा है? हाँ चल रहा है साहब, ठीक है। एच कोई क्या बोलता है? चौथे नंबर पे है 3, एच कोई बोलता है 3, तो 3 इसमें नहीं आ रहा तीसरे नंबर पे, ये भी हट गया, तो ये दोनों हो गए 2 5 3 2 1 2, ये सब कुछ चिम चल रहे हैं। अंतर आएगा 1 2 3 4 5 6, सातवें पे, सातवें कौन है? 1 2 3 4 5 6 7, सात पे टी, टी को बोला जाता है बाय डिफॉल्ट 4, तो 4 इसी में, ये ऑप्शन डी होगा। मतलब ये ऐसा क्वेश्चन था, सीधा सीधा वर्ड को उठा के कोट कर दिया। निम्नलिखित त्रिभुज में कितने त्रिभुज हैं? देखो मैंने बताया था ये बेस फिगर होता है, इसमें कितने होते हैं त्रिभुज? 1 2 3 4 5 6 7 8, हमेशा इसमें 8 फिगर होते हैं, तो 8 8 8 24 तो ये हो गए। पर आप देखो ये भी बन रहा है और ये भी बन रहा है, ऐसे ही ये भी बन रहा है और ये भी बन रहा है, तो 24 और 4 28 त्रिभुज हैं इस आकृति में। पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी है, ठीक है साहब। यदि 5 वर्ष पहले पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी, तो वर्तमान आयु क्या है? देखो इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, अब कॉमन सेंस लगा एक बार, है ना। अगर मैं मान लेता हूँ ये इसका आंसर 44 है, तो 5 साल पहले 39 साल का था, ठीक है। तो 4 गुना का फंडा बैठेगा नहीं, क्योंकि इसका पुत्र जो होगा, अगर ये 44 साल का है पिता, ठीक है, तो 5 वर्ष पहले 39 साल का, और इसका पुत्र कितने साल का होगा बाय डिफॉल्ट? भाई 4 गुना तो 11 साल का वर्तमान में है, और ये होगा बाय डिफॉल्ट 6 साल का, तो ये 9 गुना का फंडा तो आया नहीं। लेकिन 32 लेके चलते हैं, आज कितने साल का है? 32, तो 32 का ये है, पुत्र है 4 गुना 8 साल का, ठीक है ना। अब 5 साल पहले तो ये 27 साल का था, और 5 साल पहले ये 3 साल का था, तो ये 9 गुना बन गया, तो ये मेरा आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चनों को कभी भी सॉल्व इक्वेशन से नहीं करते हैं, ठीक है। श्रवण 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, ठीक है साहब। कहाँ चला श्रवण? 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चला। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा, कितना? 5 किलोमीटर चला। फिर एक मिनट, इसको थोड़ा सा मैं रब कर देता हूँ, थोड़ा छोटा बना दूंगा कि याद रहे कि ये 1 किलोमीटर के हिसाब से इतना चलना है, ठीक है। फिर बोल रहा है उसके बाद वो वापस पूर्व की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चला। पहले 1 किलोमीटर पूर्व की ओर, फिर 5 किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर 2 में गया। उसके बाद उत्तर की ओर मुड़कर 9 किलोमीटर चला। 9 किलोमीटर, 1 5 2 9, ठीक है। तो श्रवण प्रारंभिक बिंदु से वर्तमान में कितनी दूरी पर? 1 मिनट, कॉमा से लगा, 1 और ये 2, ठीक है। 1 मिनट, ये 5 है, यहाँ तक 5 होगा, बचाओ कितना हो गया? 4। 1 मिनट, ये पता है टोटल कितना हो गया? 2 3 और ये 4, तो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 किलोमीटर दूरी पर है। भाई ये ट्रायंगल बन गया ना, तो ये तो 3 और ये कितना है? 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, 25 का रूट 5 किलोमीटर आंसर। अब देखो, कुछ आम मीठे हैं, कुछ आम मीठे हैं, 2 आम मीठे हैं। डोलू एक आम है, डोलू आम है, ठीक है, वो कहीं भी हो सकता है। कुछ डोलू मीठे हैं, तो कुछ डोलू मीठे तो ऑब्वियसली फिर ये यही होगा, ठीक है। तो बताओ कौन सा निष्कर्ष सही है? अब बन गया एक डायग्राम, ठीक है। अब बोला कुछ मीठी वस्तुएं ढोलू है, हाँ बिल्कुल है साहब। कुछ मीठे ढोलू आम नहीं है, नहीं, सारे के सारे ढोलू तो आम ही थे। कुछ मीठे ढोलू आम है, कुछ मीठे ढोलू आम है, बिल्कुल है साहब, कुछ मीठे ढोलू आम है। फिर कुछ आम ढोलू हैं परंतु मीठे नहीं, कुछ आम नहीं, हाँ कुछ आम ढोलू है पर मीठे नहीं है, हाँ बिल्कुल ऐसे है। कुछ ऐसे हैं जो मीठे भी हैं ढोलू भी नहीं है, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा बाय डिफॉल्ट? ऑप्शन नंबर, देखिए दे तो, ऑप्शन नंबर बी।
एक परीक्षा में परीक्षार्थी को 23% अंक प्राप्त हुए और वो 36 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, और दूसरे को 35 अंक प्राप्त हुए, उसको 48 अंक प्राप्त हुए। देखो एक मिनट, उसको 23% मिले हैं और एक को मिले 35। ठीक है, ये भाई फेल हो गया कितने से? 36 से। और ये भाई कितने से पास हो गया? 48 से। अच्छा, इनके जो बीच में प्रतिशत का अंतर है वही इनके अंकों का अंतर होगा। तो कितना होगा? 36 और 48, ये हो गए 6, 30, 70, ये 84 अंकों का अंतर है, और प्रतिशत के हिसाब से 12% अंतर है। तो पूर्णांक कितने होंगे? वो कुछ नहीं, 100। तो कुल पूर्णांक अंकों का अंतर कितना है? 84 बटे यहाँ पे 12, हटापटी करी, 12 सत्ते 84, 700 अंक पूर्णांक हो गए, खत्म। एक गांव की जनसंख्या 15% की दर से बढ़ती है, वर्तमान में 4000 है, तो 15 के हिसाब से कितनी हो जाएगी? तो कुछ नहीं भाई, 32.25% जनसंख्या बढ़ानी है। ये बताया था मैंने SI के अंदर, 32.25 के हिसाब से बढ़ना है। तो 30% सीधा सीधा 1200 होता है। ठीक है, 1% कितना होता है भैया? बाय डिफ़ॉल्ट 40, तो ये 80 भी हो गया। ठीक है, 1280 तो बढ़ने भाई, 10% 400, तो 30% कितना हो गया? 1200, 1280। ठीक है, अब 0.25 है, यानी 1% कितना है? इसका 1% 40 है, तो चौथाई प्रतिशत कितना है? 10। तो 1290 बढ़नी है। अब बस 1200, 1590 आंसर आ गया। कोई भी ऐसा फालतू कैलकुलेशन लगाना होता। एक चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि हो गई, तो गृहिणी कितना कम करे? तो मैंने बताया, कमी का डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था मैंने, वृद्धि है 25 अपन 100 प्लस 25 इंटू 100, यानी 25/125 इंटू 100, यानी 1/5, यानी 20% की कमी कर दो, खर्चा वही रहेगा। है कि 20% आंसर? बिल्कुल है साहब, ऑप्शन बी। ये मैंने बताया सारे फॉर्मूले यार। एक पहिया 88 किलोमीटर दूरी तय करने में 100 चक्कर लगाता है, पहिए की त्रिज्या क्या होगी? और 88 किलोमीटर करने के लिए 100 चक्कर लगाए इसने। ठीक है, 1 मिनट, यानी कि 2πr इंटू एन इज इक्वल टू 88 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा इसको मैं बदलता हूँ मीटर में, 2 इंटू 22/7, आर तो निकालना ही है, इज इक्वल टू 8800। एक काटा पीटी हो जाएगी ना, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, 22/7 और 100 चक्कर में ही है, 2 जीरो से 2 जीरो, तो यहाँ पे तो एक बचेगी, 3 जीरो थे, 1 जीरो बचेगी, और ये 22 2 बार, तो ये हो गया 14। ठीक है, तो 14 मीटर इसकी क्या होगी? कहानी होगी। ये 1000 चक्कर के हिसाब से तब आएगा 14 मीटर, ये तो 140 आ जाएगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा जबकि व्यास इतना? तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या था? पाई स्क्वायर बटे 2, खत्म, अप्लाई कर दो। व्यास कितना है? 14, तो 14 है, तो रेडियस कितनी है आपके 7। अब मैं बता कि 7 के हमेशा 154 आता है, 154 का आधा कर लो, तो 77 हो गया आंसर। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल है 33,800 वर्ग मीटर, तो उसका विकर्ण क्या होगा? अरे यार बहुत सिंपल, वर्गाकार आकार। ठीक है, विकर्ण के अकॉर्डिंग फॉर्मूला होता है 2। देखो क्या होता है, दो बातें होती हैं इसमें। एक तरीका तो क्या है कि मैं डायरेक्टली बात करूं इसके विकर्ण के बारे में। ठीक है, विकर्ण क्या होता है? a√2 होता है। ठीक है, किसी भी वर्गाकार मैदान a√2 होता है। ठीक है, अगर मुझे a पता है तो मेरे बस मल्टीप्लाई करना है। अब एक मिनट सोचना एक बार, a² किसके बराबर है? 33,800। ठीक है, तो a किसके बराबर है? √33,800। ठीक है, आपको तो a√2 निकालना है, इसको √2 से गुणा कर देता हूँ। अब क्या होगा, इससे क्या होता है, जब मैं गुणा करता हूँ तो 388 का दुगना कितना हो गया? 600 और ये हो गया 676, ये होगा ना,
676। अब 676 दिख रहा है साहब, 26 का है, 26 का वर्ग भाई, और 2 जीरो के वर्ग से 1 जीरो बाहर आ जाएगा, तो 260 मीटर्स का वर्ग का वजन हो गया भाई। कॉमन सेंस से, सिर्फ कॉमन सेंस से a√2 ए निकाल लें। क्यों निकाल रहा है? को फालतू कैलकुलेशन कर रहा है। मैं कुछ नहीं कह रहा, कि जो निकलेगा उसको यही रखते हैं 30/800 इंटू √2। √2 अंदर रहेगा, √2 अंदर चल जाएंगे। अब इसका अंतर होगा 676 डबल जीरो। 676 किसका होता है? 26 का, और 1 जीरो यहाँ पे, 260 मीटर आ गया आंसर, खत्म। क्यों इतना लंबा चौड़ा मेथड इस्तेमाल करें? एक चतुर्भुज में विकर्ण की लंबाई है 20 सेंटीमीटर तथा विकर्ण पर डाले गए लंबों की जो लंबाई है वो 8 और ये। अब बहुत सिंपल है यार, ऐसा क्वेश्चन बनता है। ये विकर्ण है, विकर्ण पे 2 लंब डाल दिए, तो इसका ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो बताया था 1/2 विकर्ण पर डाले गए लंबों की लंबाई 8 + 6 इंटू विकर्ण कितना है 20, काटा पीटी कर ले, ये 14 तो 7 22, ये हो गया 14, 20 इंटू 7, 20 सत्ते कितना होता है 140। ए ऑप्शन आंसर आ गया, बहुत सिंपल। PQRS से 4 लड़के हैं, उनका औसत भार है 46, ठीक है भाई। PQRS 4 लड़के हैं 46, तो 1 मिनट, तो इनका टोटल भी बताया मुझे कितना हो गया, 46 चौक तो 184। PQRS का कितना 184 भार है। QRST का औसत भार है 52, तो 52 चौक कितने हो गए 208, ठीक है। अब देखो QRS तो कॉमन है। यदि P का भार 38 किलोग्राम है, अच्छा P का भार आपको पता है, ठीक है, तो 184 में से 38 घटा दूं तो कितना आ गया भाई, सीधे 40 घटाते पहले तो 144 और 2 जोड़ दे 146 आ गया। तो QRS का भार कितना 146, 200 में से 146 घटा दो, 146 घटाए तो आगे 2 और 10 में 62 किलोग्राम होगा टी का भार, खत्म। क्यों दिमाग लगाना? कोई धनराशि 4 वर्ष में 16 गुना हो जाती है, बहुत सिंपल। दर का फॉर्मूला क्या होता है? n-1/t इंटू 100। n कितना है 16 गुना, कितने को में 4 वर्ष में इंटू 100, ठीक है। 15/4 भाई कितना 16 गुना हुई ना 4 वर्ष में, तो 15/4 इंटू 100, ये 100 से अधिक होगी, 100 से अधिक प्रतिशत होगा इसमें। ये 16 की 6 गुना होगा या तो, ठीक है, 6 गुना होगा तो ये 125 होगी। अगर ये 5 गुना होगा तो ये 100% होगी। तो 16 गुना में तो आंसर आ गया 15/4 इंटू 100, 25 के हिसाब से निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन गलत है, ये 6 गुना नहीं 16 गुना होगा, कुछ और होगा, या फिर ये 14 वर्ष ना होके लेट इट बी 24 वर्ष होगा, जो भी है, तभी आंसर आएंगे। पर ये चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है, अच्छा साधारण ब्याज की बात कर रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 16 गुना हो गई, ठीक है। तो मैंने बताया था इसका जो फॉर्मूला होता है ये किसके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। आपको 16 गुना करनी है, तो 16 गुना कब होगी, जब भाई माना x है, ठीक है। तो मैंने बताया भी था इसके बारे में पहले भी कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर की जब बात होती है तो 2 वर्ष में 4 वर्ष में 16 गुना होगा, तो ये तब होगा जब 1 वर्ष में 2 गुना, 2 वर्ष में 4 गुना, 3 वर्ष में 8 गुना, फिर 16 गुना, ठीक है। ये जब तभी मतलब 100% हो। 5 क्रमांक में विषम संख्या अंतिम संख्या कौन सी होगी? 5 क्रमांक है ना, तो बहुत सिंपल है। मैंने बताया था कि 5 क्रमांक विषम एक लंबा था, तो ये कहता है कि इसमें अपन x + 2 इस तरह ले लें एंड सो ऑन, ठीक है। तो मैं कहता हूँ इसके हिसाब से करोगे तो कितना होगा भाई, 5 तो x, 2 4 6 8, 2 और 4 6 8 20 बराबर कितना 19, ठीक है। 19 इंटू 5, 5x 19 × 4 = 75, x हो गया 15, ठीक है।
ये सबसे छोटी हो गई। इसमें अपन जब जोड़ देंगे कितने 8 और जोड़ देंगे तो 23 आ गई सबसे बड़ी संख्या। अब एक तरीका और है, 19 है, ठीक है। एक सप्ताह में पहले 4 दिन का औसत तापमान है 38.6 डिग्री और 4 दिन का औसत तापमान है 40.3 डिग्री। औसत तापमान 29.1 डिग्री। चौथे दिन का तापमान क्या होगा? ठीक है, बहुत सिंपल है। सप्ताह के पहले 4 दिन का गुणा कर लेते हैं, अंतिम जगह गुणा करते हैं और सप्ताह गुणा कर लेते हैं। तो मैंने बताया था 4 गुणा 38.6 प्लस 4 गुणा 40.3 माइनस करो 7 को 39.1 से। इनको कैलकुलेट करो, आंसर आ जाएगा आपको। ये बता रखा है मैंने। कितना धन 2 वर्ष के लिए 4% से 13 का गुना जाएगा। 4% दर से ब्याज क्या दें, है ना। तो निकालते हैं भैया। मिश्र धन आपको पता है, दर पता है, आर आपको समय पता है। तो देखो एक तरीका तो ये है कि भाई 104 का स्क्वायर बटे 100 इंटू प्रिंसिपल निकालना है 1352। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कर सकते हैं। कितने प्रतिशत की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में 36/25 गुना हो जाएगा? ठीक है साहब, 36/25 गुना करना है खुद का। तो बहुत सिंपल भाई, ब्याज कितना है 11, भाई 36/11 गुना बढ़ रहा है। तो यहाँ पे बेचने का फॉर्मूला लगाया, दर को निकाला, सॉल्व किया, तो 20% दर से ऐसा होगा। 20% दर से ऐसा होगा। कितने समय दुगना हो जाएगा? दुगना बोल रहे हैं, 10% दर है, n-1 अपॉन दर इंटू 100। 1/10, 10 वर्ष में ऐसा हो जाएगा 10% से। सुरेश ने 6 से 1/2% की दर से ब्याज पे पैसे उधार दिए। 5 वर्ष बाद ब्याज से कितना निकलेगा? क्या दिए? साधारण ब्याज की दर से ना, तो 3200 इंटू 13/2 इंटू 5/100, 16। ठीक है, तो 16 इंटू 13 इंटू 5 कर लो, सिंपल। 16 इंटू 13 65, 65 इंटू 16, ये ब्याज आ जाएगा, उसमें जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, 1040 तो ये हो गए। और बाय डिफ़ॉल्ट उसमें अपन जोड़ देंगे ये 3032 रुपये, तो 3240, तो 4240 इसका आंसर आ गया। कितने समय में 5 रुपये 10% की फाइनेंस से 1000 रुपये हो जाएंगे? समय निकालना है, ब्याज दे रखा है। ठीक है, तो आपको ब्याज 1000 रुपये है ऐसा ही, तो आपको निकालना क्या है? टी, ऐसा ही इंटू 100 पी इंटू आर। ऐसे कितना है? 1000 रुपये 200, पी कितना है? 5000 रुपये, आर कितना है? 10, 2, तो 2 वर्ष में हो जाएगा ऐसा। मनोज और हितेश ने 15,000 और 12 रुपये के व्यापार प्रारंभ किया। मनोज सक्रिय साझेदार है, इसलिए लाभ का इतने रुपए पाता है। वर्ष के अंत में कुल लाभ हुआ कितना? 160। तो मनोज का कुल लाभ निकाल लो। तो पहली चीज़ तो आप इनका अनुपात हो गया कितना? 12:15:12, यानी कि 5:4 इनका लाभ अनुपात है। ठीक है, पहली चीज़। एक मिनट, 2160 का 12.5% निकालते हैं, यानी कि 1/8 निकाल लो इसका। 1/8 कितना हो गया? 1 बच के 5, यानी कि 6, 56, 7 ये। ठीक है, 7 8 56, 8 7 56, 170 रुपये। इसमें से 170 कम कर लो और 5:4 में बांट लो। 20 20 70 20 90 को हो जाएगा। ठीक है, और उसमें फिर जोड़ लेना मनोज का लाभ। ठीक है, पी क्यू आर ने लाभ प्रारंभ किया। कुल पूंजी का 1/3 भाग क्यू पी ने लगाया। क्यू ने उतनी ही पूंजी
लगाई जितने की पी और आर ने मिलकर लगाई, वर्ष के अंत में 18 लाभ हुआ तो आर कैसे निकाल लूँ। भाई 1/3 भाग किसने लगाया, पी ने, कुल पूंजी का, तो बचा कितना, 2/3। ठीक है। और ये कह रहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट क्यू ने उतनी ही पूंजी लगाई जितनी कि पी और आर ने मिलकर लगाई थी, तो 2p बराबर क्यू प्लस आर, पी प्लस क्यू ये है इसमें। ठीक है। तो इस इक्वेशन से पी अनुपात क्यू आ गया और पी अनुपात क्यू अनुपात आर आ गया। इसको बांट देते 18 में, तो आर कैसे कहता हूँ 1/6, खत्म। करीम और रफीक ने मिलकर व्यापार प्रारंभ किया, वर्ष के अंत में 2/3 लाभ हुआ। यदि करीम 4 रुपये लगाए तो रफीक ने कितने रुपये लगाए, कुछ नहीं। लाभ का अनुपात कितना है, 2:3। ठीक है। तो उनके व्यापार में लगाए गए पैसे इतने होंगे। ठीक है। इसी अनुपात में बांट दो। तो इसने कितने लगाए होंगे, भाई करीम ने लगाए थे 4,000 रुपये, तो उसके 6,000 रुपये होंगे, सीधी सी बात है। यहाँ पे खैर 4,000 नहीं, 40,000 होगा। ठीक है। अब इसमें एक्स का मान निकालना है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल। इसका गुणा और इसका गुणा, इसका गुणा और इसका गुणा हो गया होगा बराबर 1 मिनट 1/21 इंटू एक्स 1/63 इंटू 1/8, 63 मतलब कितना हो गया, 24, 3 बार जा रहा है, 8 3 24, एक्स का मान 1/24 हो गया, आंसर खत्म। दिमाग लगाना ही नहीं है। एक थैले में 20 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये नोट है। यदि कुल धन 1,000 रुपये है तो वही है भाई 3 इंटू, भाई 3 अनुपात है ना भाई, 20 रुपये, 10 रुपये और 5 रुपये के 3 अनुपात है, तो मतलब 3x 4x अनुपात 5x में है। ठीक है। अब इसके ऊपर मूल्य के अकॉर्डिंग कर देते हैं। इसको तो गुणा कर दूँ मैं 20 से, इसको करता हूँ 10 से, इसको करता हूँ 5 से। 1 मिनट, तो कितना हो गया ये 60x, मूल्य के अनुपात अनुपात आ गया, कितना हो गया ये 40x, ये 25x। इस अनुपात में धन को बांट लो, 1,000 रुपये का नोटों की संख्या आ जाएगी, 5 रुपये नोटों की संख्या, सिंपल। 125 बराबर आ जाएगा 1,000, तो 1:8, और उसमें 25 को गुणा कर देते हैं अपन, 8 × 40, खत्म। 400 रुपये पी और क्यू के बीच बांटना है, पी का भाग कितना अंतर है, सीधी सी बात है, इनका अंतर कितना है, 2 का अंतर है। 2 का अंतर किस बटे 5 × 400, खत्म। भाई सही, कुल कितना है 8 है ना, तो कितना हो गया 50, 100 रुपये का अंतर है इनके बीच में, सिंपल। ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ेंगे बाद में, और लगातार बने रहो हमारे चैनल के ऊपर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दशमलव संख्या का आधार है 2, 8, 10 और 16। देखो जितनी भी दशमलव संख्या है उनका आधार क्या होता है, 10 होता है। क्योंकि पॉइंट की जो बात की जाती है, पॉइंट हटने के बाद हमेशा एक बटे में क्या आता है, 1/10 आता है। जितने भी दशमलव संख्या है उन सबका आधार क्या होता है, 10। एक शक्तिशाली माइक्रो कंप्यूटर में प्रयुक्त घड़ी की गति मापने को इकाई है। आपके ऑप्शंस हैं गीगाहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज, किलोहर्ट्ज या इनमें से कोई नहीं। ठीक है। शक्तिशाली कंप्यूटर की जब भी बात की जाएगी और उसमें जब उसके मापन की बात की जाएगी तो उसको हमेशा किलोहर्ट्ज में मापा जाता है। ठीक है। कंप्यूटर का वह एरिया जो प्रोसेस होने वाले डेटा को अस्थायी रूप से होल्ड करता है। ऑप्शन हैं सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज और फाइल। कहाँ पर यह आपका डेटा रहता है, वो रहता है मेमोरी में अस्थायी रूप से। मॉडेम किसके साथ कनेक्ट किया जाता है, पहला है प्रोसेसर, फ़ोन लाइन, प्रिंटर और मदरबोर्ड। तो मॉडेम को कनेक्ट किया जाता है हमेशा अपन फ़ोन लाइन से कनेक्ट करते हैं। डॉक्यूमेंट को एडिट करने के लिए, उससे बनाने के लिए, बाद में पढ़ना, फिर एडिट करने के लिए, उसे बनाने के लिए, बाद में पढ़ने के लिए, और फिर क्या करना होता है, इसे डिलीट करना होता है, इसे सेव करना होता है, इसे प्रिंट करना होता है, गलती को ठीक करना होता है। तो ऑब्वियसली इसको सेव करना होता है ताकि आपको ने इसको बाद में पढ़ पाए। टेक्स्ट या अन्य डाटा को किस टेम्पररी एरिया स्टोर में
किया जाता है, बाद में दूसरी जगह पेस्ट किया जाता है। क्लिपबोर्ड, रोम, सीडी रोम, हार्ड डिस्क। तो टेक्स्ट या अन्य डाटा को हम क्लिपबोर्ड में सेव कर सकते हैं और बाद में इसको कहीं और भी पेस्ट कर सकते हैं। कंप्यूटर प्रणाली में हार्डवेयर और यूजर प्रोग्राम के मध्य नाम की परत होती है। ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, सिस्टम एनवायरनमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम या बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम यूनिट। तो अगर बात की जाए तो इसका आंसर होगा सिस्टम एनवायरनमेंट होता है, जिसके लिए ही ये सब कुछ होता है। कंप्यूटर का पितामह किसे कहता है? पास्कल, जॉन नेपियर, चार्ल्स बेबेज, जॉन वॉन न्यूमैन। तो कंप्यूटर का जो पितामह बोले गए हैं वो है चार्ल्स बेबेज। अंडू किस ऑपरेशन की द्वारा समझ गया था? कंट्रोल एक्स, कंट्रोल सी, कंट्रोल जेड, कंट्रोल वी। तो अंडू मतलब कंट्रोल जेड आप कर देंगे तो वो चीज़ अंडू हो जाएगी, मतलब वापस से जो आपने काम किया है वो पुराने वाले पहले स्टेप पे आ जाएगा। स्लाइड शो के लिए संक्षिप्त कुंजी है F3, F5, F7, F9। तो F5 स्लाइड शो के लिए इस्तेमाल करते हैं जब हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को दिखाना चाहते हैं। PCM एक उदाहरण है। डिजिटल टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग, एनालॉग टू एनालॉग, एनालॉग टू डिजिटल। तो PCM एक तरह से हम इस्तेमाल करते हैं डिजिटल टू एनालॉग में कन्वर्ट करने के लिए। का अर्थ है डेटाबेस में रजा डॉक्यूमेंट एक्यूरेट और रिलायबल है। डेटा रिडेंसी, डेटा इंटीग्रिटी, डेटा रिलायबिलिटी, डेटा कंसिस्टेंसी। तो इसका आंसर होगा डेटा की जो बात की जा रही है कि वो डेटाबेस में जो डेटाबेस है वो एक्यूरेट और रिलायबल है, दैट इज नोन एज बी डेटा इंटीग्रिटी। WWW का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब एंड वर्ल्ड वर्क वेब। तो इट्स वर्ल्ड वाइड वेब। CPU का पूर्ण क्या नाम है? कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोटेक्शन यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग अपलोड। तो इसे बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी ऑप्शन नंबर बी। आउटपुट क्या होता है? जो प्रोसेसर यूजर से लेता है, जो यूजर प्रोसेसर को देता है, जो प्रोसेसर यूजर को देता है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रोसेसर यूजर को देता है उसे हम क्या बोलते हैं? आउटपुट देता है। इनपुट हम देखो, इनपुट क्या है? जो यूजर प्रोसेसर को देगा ये इनपुट है, और जो मिलेगा जो प्रोसेसर यूजर को देगा वो क्या है? आउटपुट है। दो या दो से अधिक सेल्स को एक सिंगल सेल में कंबाइन करने को क्या कहते हैं? ऑप्शन है मर्जिंग, जॉइनिंग, शेयरिंग या स्प्लिटिंग। तो अगर हम बात करें दो या दो से अधिक सेल को अगर हम जोड़ते हैं उसे हम बोलते हैं मर्जिंग। क्या बोलते हैं दोस्तों? मर्जिंग। उत्कृष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा? उत्कृष्ट प्लस तय, उत प्लस कृष्ट, उत प्लस कृष्ट, उत प्लस कष्ट। तो उत्कृष्ट का संधि विच्छेद की बात की जाए तो यह है उत्कृष्ट प्लस तय। अंधकूप शब्द में समास है, कर्मधार है, बहुब्रीहि, अव्ययभाव या द्वंद्व। तो अंधकूप में जो समास है वह है कर्मधारय समास है। लुहार में लगा प्रत्यय बताइए। तो लुहार में लोह प्लस आर, तो यह है आर, इसमें प्रत्यय है। वैसे इसमें ऑप्शन थे आर, आर, लू और आर। बगुला बादल का युग्म शब्द है। बालक, बालहक, ब्लाक, बालहक, ब्लाहक, ब्लाक, बालहक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब होगा बेलाक और बालहक, बलाहक। नख शब्द का प्रतिलोम है। चोरी, शिख, चूड़ा, केशपाश। नख शब्द का प्रतिलोम है शिख। पुलिन का पर्यायवाची है तीर, कमल, ओस और उकसबी। तीर, कमल, ओस और उकसबी। तो पुलिन का जो पर्यायवाची है वो होता है तीर। क्या होता है दोस्तों? तीर। इसका सही जवाब होगा आतिथ्य। बिना अतिथि
को आने वाला, तिथि पर आने वाला, अतिथि की सेवा करने का भाव, इनमें से कोई नहीं। तो अतिथि की सेवा करने का भाव क्या है? आतिथ्य। अशुद्ध बताइए। पुनर्विवाह, नटनी, भैरव, नेपथ्य। इनमें से आपको अशुद्ध शब्द बताना है। तो ये पुनर्विवाह इसका अशुद्ध शब्द है। एक फूल की माला बनाओ, वाक्य में अशुद्धि है कौन सी? अव्यवी की, पुनरुक्ति की, पदक्रम की या कारक की? ये पदक्रम की है। फूलों की एक माला बनाओ, ये इसका सही होगा। तो पदक्रम की इसमें अशुद्धि है। चांदनी काटना, चांदी काटना मुहावरे का सही शब्द है। बहुत धन कमाना, सुनार बनना, चालाकी से काम करना या लाभ कमाना। चांदी काटना मतलब होता है या तो बहुत धन कमाना या लाभ कमाना, पर यहाँ दोनों आया तो यहाँ पे बहुत धन कमाना इसका सही जवाब होगा। इमली की पात पर बारात का डेरा, लोकोक्ति का अर्थ है थोड़े साधन बड़ी बातें। इमली की पेड़ों के नीचे बारात ठहराना, खग जाने, खग की भाषा, बेमेल कार्य। तो इसका अर्थ है इमली की पात पर बारात का डेरा मतलब थोड़े साधनों पर बड़ी बड़ी बातें। अगला है कॉन्फिस्केट का सही हिंदी शब्द क्या है? जब्त करना, मौन सहमति, प्रेक्षक या अविक्षित। कॉन्फिस्केट होता है जब्त करना। जब कोई भी माल ऐसा होता है जो कि गलत कार्य है तो वहाँ पे हम वो क्या करते हैं? जब्त करते हैं। जब भी भारतीय केस में तो हम बोलेंगे ड्रग कॉन्फिस्केट फ्रॉम दी भारती। ठीक है, अभी भारती जो एक कॉमेडियन है वहाँ से गांजे की प्राप्ति हुई थी घर से। तो कॉन्फिस्केट का मतलब क्या होता है कि जब्त करना। जब्त हुआ तभी उसको लिया गया। अब एक पैराग्राफ है जिसके आधार पे आपको जवाब देने हैं अगले 5 प्रश्नों के। अब ध्यान से पढ़िएगा। एट लो टाइड ही वॉकड ओवर द सैंड टू द हेडलैंड एंड राउंड द कॉर्नर द लिटिल बे फेसिंग टू ओपन सी। ठीक है, वो एक वॉक कर रहा है सैंड के ऊपर और उसके कॉर्नर की तरफ एक बे को ओपन सी है। इट वॉज इन एक्सेप्शनल बाय बोट, वो एक्सेस नहीं कर पा रहा बोट को बिकॉज ऑफ सीम्स ऑफ रॉक जूटेड आउट एंड करंट स्विरलैंड अराउंड देम टीचेसरी, बट यू could walk there if you choose one of the lowest ebb types that reached a very long way. You could not linger on the expeditions. For this reason, few people cared to explore the little bay fresh and unlittered. It was completely covered by sea at the high tide. The cave inviting log mysterious dark, cool, meeting, and he penetrated to the fastest corner where he discovered a white crack rather than like a chimney. He peered up and thought he could see a patch of dry light. So what, according to the bay could not be reached by a boat because it had a numerous number of rocks. There was too many apes. It was facing the open sea. There are seams of rock and treacherously swirling current. तो इसका सही जवाब होगा, अगर आप देखें तो वो क्यों नहीं पहुंच पा रहा था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है वन कुड नॉट विजिट द बे एट एनी टाइम्स ही चूज व्हेन देयर इज ए लो टाइड, ऑन सर्टेन ओकेजन और ड्यूरिंग द इवनिंग। तो वो क्यों बे के पास नहीं पहुंच पा रहा था, इसके बारे में बात करना है। बिकॉज व्हेन देयर इज ए लो टाइड, तभी वहां पे आप पहुंच सकते थे। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू लिंगर ऑन द एक्सपीडिशन बिकॉज द टाइड टर्न स्पिरिटली, टाइड टर्न ऑन एट वंस, the water rose rapidly, the water rushed with a great force. तो अगर यहाँ पे रीज़न दिया जाए कि वहाँ क्यों पहुँचना पॉसिबल नहीं था, तो एज पर पैराग्राफ इसका जवाब होगा द टाइड टर्न स्पिरिटली, बहुत तेज़ी से वहाँ आई थी, ये है।
He found the bay fresh and unlettered because the sea had it water had receded. There was the first visitor there. The tide had just washed a little away. There were not wasn't frequent people. So answer will be the tide had just washed the little way. Tide ने जो छोटा रास्ता उसको वॉश कर दिया था, इसलिए वो नहीं पहुंच पा था. ओके, अब वही 146 है, एरर की बात कर रहे हैं. ही आस्क्ड सपोजिंग इफ ही फेल्स व्हाट ही वुड डू. उसने पूछा कि सपोज अगर मैं फेल होता हूँ तो मैं क्या करूँगा. तो उसमें गलती आपको बतानी कि कहाँ पे इसमें है. ही आस्क्ड सपोजिंग इफ ही फेल्स व्हाट ही वुड डू, नो एरर. सो करेक्ट आंसर सपोज और इफ एक साथ. सपोज ही फेल्स आता, सपोजिंग और इफ एक साथ नहीं आ सकते हैं. Each of the students in the computer class has to type their own research paper in this semester. Each of the students in the computer class has to type their own research paper this semester or no error. Has to type their own, तो has की जगह have, because यहाँ पे many on की बात हो रही है. In this question, out of the given alternative choose the best express meaning in the given word. देखिए, anger, calmness, leisure, vagueness and displeasure. तो देखो anger मत से क्या होता है, वेग आता है. वेगनेस मतलब रिलेटेड विद दी कोई गलत कार्य करना. काम शांत रहना. लेजर मतलब आराम. डिस्प्लेजर मतलब तो इसका आंसर है वेग, बहुत ही एक ऐसा काम करना. पिटी, ऑफेंस, मर्सी, काइंडनेस, जॉय. सो आंसर विल बी पिटी का जो बेस्ट वर्ड है मीनिंग है. सो इट विल बी बी, मर्सी. पिटी मतलब दया आना, मर्सी में दया आना. चूज द एंटोनिम. डेप्थ, डीप, शैलो, हॉलो, फिल. तो डेप्थ नहीं तो गहराई, और शैलो मतलब कम गहराई. ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट है फोल्ड राइटर गिवन ईडियम फ्रेजेस का आपको आंसर देना है. कॉक एंड बुल स्टोरी, एम्बिगियस स्टोरी, ऑथेंटिक स्टोरी, एब्सर्ड स्टोरी, कॉमन स्टोरी. ठीक है. कॉक एंड बुल स्टोरी, एब्सर्ड स्टोरी मतलब कि जिसका कोई सिर पैर नहीं हो, फालतू की बातें, तो एब्सर्ड स्टोरीज को बोलते हैं. ठीक है. तो लगातार बने रहिएगा. ये हमारा तीसरा मॉक पेपर कंप्लीट हुआ है. आप सभी से नम्र निवेदन कि जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से लोगों तक इन वीडियोज़ को पहुँचाने की कृपा करें. धन्यवाद.